हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम वन शॉट लेके आपके चैप्टर आर एनवायरनमेंट का। और आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल ही रही होगी उसमें। बस हम अपने इन वीडियोस से थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए आ जाते हैं। सो होप दिस चैप्टर ऑल्सो हेल्प्स यू। वैसे आर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है, देखो कोर बायोलॉजी जो है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी है। आर एनवायरनमेंट चैप्टर आसान सा है, कॉमन जनरल चैप्टर है, तो इजी टू स्कोर चैप्टर है। तो यहाँ से तो बिल्कुल आप नंबर जो है कहीं जाने मत देना, ठीक है। उसके लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नीडेड है वो मैं आपको समझा रही हूँ, तो उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से थोड़ा समझ लो एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। तो कोर चैप्टर थोड़ा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान अब उसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ये क्या हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो नॉलेज अपने को थोड़ा सा होता है, लेकिन 10th लेवल पे जो चीज़ें आनी चाहिए वो थोड़ा सीखना है ना। तो देखते हैं द चैप्टर आर एनवायरनमेंट। तो आर एनवायरनमेंट जब आप पढ़ते हैं तो पहला आपका कॉन्सेप्ट आता है इफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने क्या किया है कि एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट करा हुआ है, एनवायरनमेंट की बहुत बुरी हालत कर रखी है, राइट, यू ऑल नो दैट। और कैसे करा हुआ है बच्चों? पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, ये जो भी सोर्सेज हैं सारे एकदम इन्होंने ख़त्म कर रखे हैं। एंड द वेस्ट मटेरियल्स इतने क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। और लेकिन हम इन जनरल जब आर एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए वो वेस्ट मटेरियल को देखने का नज़रिया बदलता है। तो अपना नज़रिया क्या होता है, जो वेस्ट होते हैं दे आर ईदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। ये दो वेस्ट्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल एज इन इट कैन बी डीकम्पोज्ड, ये क्या हो सकते हैं, ये डीकम्पोज्ड हो सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन बायोडिग्रेडेबल को डीकम्पोज नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, बायोडिग्रेडेबल हार्मलेस होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई पोल्यूशन कुछ भी कॉज नहीं करता। रादर ये इनके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये अगर प्रॉपर्ली डिग्रेड हो जाते हैं तो सॉइल क्वालिटी वगैरह और इम्प्रूव हो जाती है। सो दे आर लाइक बेटर, गुड। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स होते हैं दीज आर प्रॉब्लमेटिक। अब जैसे बायोडिग्रेडेबल जितनी भी याद रखना है आपको, जितना लिविंग मटीरियल होगा वो लिविंग मटीरियल जो है वो बायोडिग्रेडेबल में आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मटीरियल, लिविंग मटीरियल फॉल्स अंडर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स वो होते हैं जो वो नहीं होते, डिग्रेड नहीं हो पाते, जैसे कि पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, ग्लास हैं, सिंथेटिक फाइबर हो गए। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर सिंथेटिकली मेड एंड विच आर लाइक नॉट डिग्रेडेड, जैसे कि ये मटीरियल, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। और जितने भी ये लिविंग मटीरियल से ऑब्टेन चीज़ें हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बस ये लाइन याद रखनी है। बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, आप लोगों को एग्जाम में ऐसा दे सकते हैं कि वुड, लेदर, पेपर। अब लेदर थोड़ा सा लगता है एनिमल जैसा है तो यू नो होगा नहीं होगा, बट सिंस लिविंग प्रोडक्ट है तो होगा। पेपर, एनिमल डंग, बोन्स एक्सेट्रा, तो लिविंग मटेरियल ऑल विल बी डिग्रेडेड। ये बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना है आपको। वो ना मिक्स करके ये मटेरियल दे देंगे और आपको हो सकता है कहा जाएगा कि सेग्रीगेट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको आना चाहिए थे, सारे एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं, जस्ट फॉलो दैट। सो आई होप यू नाउ अंडरस्टूड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच का डिफरेंस विथ एग्जाम्पल इज द मेन पॉइंट फ्रॉम दिस स्लाइड। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो व्हेन यू आर स्टडिंग आर एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट अपने को समझनी होती है वो है इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम इज व्हाट? इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन, ये वो एरिया होता है, वो चीज़ होती है जिसमें हम इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। वो अलग बात है, पहले आपको ध्यान देना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं भी अकेला नहीं रह सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमेशा दे आर इंटरडिपेंडेंट, ना ही सिर्फ एक दूसरे के साथ में बल्कि अपने एनवायरनमेंट के साथ में भी। मतलब नेचर जो हैबिटेट में जहाँ रहते हैं तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी उन्हें इंटरेक्ट करना होता है
और जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं उनको उनके साथ भी वो इंटरेक्ट उन्हें करना पड़ता है। तो यू कैन सी इकोसिस्टम इज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन, ये इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और दो तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, नेचुरल है अपना इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम हो गए। ठीक है, पॉन्ड, रिवर, लेक, तो ये नेचुरली फॉर्म्ड इकोसिस्टम्स हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली आप देखो फॉरेस्ट में आप हमेशा ध्यान रखना एक एरिया को इकोसिस्टम क्यों बोला जाए, तो एक एरिया को इकोसिस्टम इसलिए बोला जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होंगे। एक तो प्रोड्यूसर्स जो फूड प्रोड्यूस करे, मतलब प्लांट्स, उसको खाने वाले कंज्यूमर्स होने चाहिए। ठीक है, और कंज्यूमर्स जब डाई हो जाए तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए डीकम्पोजर्स होना चाहिए, डीकम्पोजर्स एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स प्लस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग उसमें होना चाहिए। तो अगर ये मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, खाना एनर्जी ट्रांसफ़र जैसे कि फोटोसिंथेसिस करके प्रोड्यूसर से वो आगे जाएगा, तो वो चीज़ें वहाँ पर नेचुरली हो, किसी और की डिपेंडेंसी ना हो, तो वो हो गया। उसके बाद जब वो डाई हो जाए, डेड हो जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स हों और मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वहाँ चलता रहे, मतलब जो चीज़ आया है एटमॉस्फेयर से वो चीज़ वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाए, उसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉस्फोरस है, ये सब रॉक्स से नाइट्रोजन, हवा, एयर से आया, फिर वापस एटमॉस्फेयर में जाता है ना वो, तो वो सब अगर एक जगह होता है तो हम उसको एक कंप्लीट इकोसिस्टम बोलते हैं। तो फॉरेस्ट में भी हो रहा है, फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाने वाले अलग अलग लेवल के कंज्यूमर्स हैं, फिर जब डाई हो जाते हैं तो डिकम्पोजर्स हैं, तो सारा न्यूट्रिएंट वहीं साइकिल हो रहा है, इसीलिए फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है। सेम विद डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, एवरीवेयर। अब समझ आया? उसी तरीके से आर्टिफिशियल हो गया, लाइक गार्डन, पार्क, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, जू, ये सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। ठीक है, तो इनमें भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फाइन, नाउ कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कॉम्पोनेंट्स में अपने देखो बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट आएंगे बच्चों। बायोटिक कॉम्पोनेंट जो है उसमें लिविंग कॉम्पोनेंट आ गए। ठीक है, बायोटिक कंटेन द लिविंग वन। अब लिविंग में कौन होंगे? ये सारे आपके बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, सारे बायोटिक कॉम्पोनेंट हो गए। और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, और उनको खाने वाले जो हर्बीवोर, कंज्यूमर्स कौन होंगे? हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ठीक है, तो दे आर कंज्यूमर बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो कंज्यूमर्स वो हो जाएंगे। और डिकम्पोजर्स कौन है? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड एंड डीके मैटर को फीड करके उनको कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स उनके ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो decomposers, they are the microorganism which decompose dead plants and animals. They decompose their complex organic substances into simpler organic substances in the soil which are again used by plant. तो डिकम्पोजर से ये फ़ायदा होता है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गई, सॉइल से लिया हुआ मटेरियल वापस सॉइल को मिल गया, प्लांट्स जब डाई आउट हो जाते हैं तो न्यूट्रिएंट सॉइल में वापस चला गया, तो प्लांट के लिए फ़ायदा होता है। इसीलिए लिविंग वेस्ट जो होते हैं ये इसीलिए फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है बच्चों, और एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गए? एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, ये सारे फैक्टर्स एक एरिया, एक इकोसिस्टम को जो है वो करते हैं, डिसाइड करते हैं। सो दिस इज एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जिसमें कि आ गए सारे नॉन लिविंग। बायोटिक इज लिविंग, एबायोटिक इज नॉन लिविंग। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब आर एनवायरमेंट का जो कोर पार्ट है दैट इज द फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन क्या है? फूड चेन इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, और इस दौरान एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर फूड चेन है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 3 हो गया। ठीक है, मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा।
फाइन। अब देखो, अब जैसे ग्रास है, ग्रास इज द प्रोड्यूसर बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फूड, ठीक है, आई मीन फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसको खाने वाला, इट इज ईटन बाय अ डियर, जो पहला खाने वाला होता है उसको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, एंड अगला जो खाने वाला है लायन, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो फूड चेन में इनिशियली इज प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर्स जो होंगे तो पहला कंज्यूमर जो होगा वो प्राइमरी होगा, फिर उसका दूसरा कंज्यूमर सेकेंडरी होगा, तीसरा आएगा तो टर्शरी होगा, लास्ट में आएगा तो क्वार्टरनरी बोलो या टॉप कार्निवोर बोलो चलेगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? हर्बीवोर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, जो टर्शरी कंज्यूमर होगा, वो कार्निवोर होंगे। अब आप इस केस में देख लो, यहाँ पे तो सिर्फ 3 लेवल्स के फूड चेन था, इसमें देखो 4 है। तो ग्रास है, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, हर्बीवोर हो गया, ठीक है। और इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने, तो फ्रॉग इज द सेकेंडरी कंज्यूमर एज वेल एज द कार्निवोर हियर। अब फ्रॉग को टर्शरी कंज्यूमर ने खाया, स्नेक, तो ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर एज वेल एज अ कार्निवोर अगेन। इसको अगर जो खाएगा वो भी एक कार्निवोर होगा, तो इट इज द क्वार्टरनरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 4 लेवल का फूड चेन है। अब यहाँ पे 5 लेवल्स आ रहे हैं। देखो, ग्रास है, ग्रास को प्राइमरी कंज्यूमर, यानी ये वाला कौन हुआ प्राइमरी, कौन हुआ, एक हर्बीवोर हुआ, और यहाँ ऑनवर्ड सारे कार्निवोर्स हो जाएंगे। तो कार्निवोर में इसको मैं कह सकती हूँ कि ये प्राइमरी कार्निवोर है, ये भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कंज्यूमर में हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन कार्निवोर का पहला कार्निवोर प्राइमरी कार्निवोर भी बोल सकते हो, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। बट हाँ, ये टर्म्स हम यूज करते हैं। सो ये 5 लेवल का ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन है। तो ये 5 लेवल का फूड चेन है। इसमें प्रोड्यूसर आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर मॉथ विच इज अ हर्बीवोर, याद रखना। फिर मॉथ को खाया फ्रॉग ने, इट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर बट प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। फ्रॉग को खाया स्नेक ने, तो अब ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया, एंड देन क्वार्टरनरी कंज्यूमर हॉक। तो इस तरीके से बच्चों फूड चेन बनता है, ठीक है। सो दिस इज अ फूड चेन, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। खुद खाया, फिर खुद किसी का प्रे बन गए, फाइन। सो ये पूरा डिटेल फूड चेन का आ गया बच्चों। फूड चेन के बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये सैम्पल फूड चेन यहाँ बहुत सारा दिखा रखा है, जैसे कि देखो ये प्लांट आ गया, टेरेस्ट्रियल फूड चेन। अब कहाँ ऑपरेट कहाँ हो रहा है? लैंड पे ऑपरेट हो रहा है तो टेरेस्ट्रियल हो गया। मरीन फूड चेन सी में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से फूड चेन ऑपरेट हो रहे हैं। तो आप यहाँ देखो, ट्रॉफिक लेवल जानते हो ना, लेवल ऑफ फूड चेन्स कहलाते हैं, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे भी। तो अलग अलग फूड चेन दिखा रखा है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, पॉन्ड के अंदर, ओशन में, सब जगह दिखा रखा है। से ग्रास, ग्रास से ग्रास हॉपर, रैट, स्नेक, हॉक, ये ग्रासलैंड्स में हो गए। पॉन्ड में एल्गी है जो पानी में पाए जाते हैं, उसको मॉस्किटो के लार्वे ने खाया, उसको ड्रैगन फ्लाई ने खाया, उसको फिर फिश ने खाया, फिर फिश को कोई भी खा सकता है नो पॉन्ड के अंदर। तो उसी तरीके से अलग अलग फूड चेन दे रखे हैं। जस्ट एग्जाम्पल है, जो आपको यहाँ से एग्जाम्पल लर्न करने का मन करे आप बस करके चले जाना, बिकॉज हद मार के एग्जाम में आपको 3 to 4 लेवल्स ऑफ फूड चेन बनाने को आ सकता है। तो टेक एनी एग्जाम्पल, इट्स फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, फाइन। नेक्स्ट, नाउ कम्स द फूड वेब। अब देखो, फूड चेन जब हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स समझ में हमें आ जाता है कि फूड चेन है और द प्रोसेस ऑफ बीइंग ईटन, ईटिंग एंड बीइंग ईटन है, ठीक है। बट एट द टाइम क्या फूड चेन ऑपरेट करता है? तो आंसर होगा नो, बिकॉज एट अ टाइम एक ऑर्गेनिज्म को कोई एक ही दूसरा कंज्यूमर खा रहा हो, ये पॉसिबल है क्या? एट अ टाइम एक ऑर्गेनिज्म को एक ही दूसरा ऑर्गेनिज्म खाए, ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि एक ग्रास है, इस फ्लावर को देखो, अब ये फ्लावर इन द सेंस ये प्लांट मान लो आप, इसको ये लार्वे भी खा रहा है, इसको ये कैटरपिलर भी खा रहा है, ये
ग्रास हॉपर भी खा रहा है, ये छोटे से बीटल जो इंसेक्ट्स हैं ये भी खा रहे हैं। तो एट अ टाइम इस प्लांट पे कितने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं, फिर इनको फीड करने वाले फिर अलग अलग बहुत सारे, ऑल दीज इंसेक्ट्स आर बीइंग ईटन बाय दिस रैट। तो एट अ टाइम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो टेक्निकली फूड चेन इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं फूड वेब। ठीक है, सो फूड वेब जो है वो देख रहे हो आप, लिखा है कि इन अ फूड वेब ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा कि एक फूड वेब एक्चुअली नेचुरली ऑपरेट करता है, फूड चेन होता है, बट एग्जिस्टेंस की अगर बात करें हम तो एग्जिस्टेंस फूड वेब का होता है, फूड चेन की एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। हाँ, बहुत सारे फूड चेन हमेशा ऑपरेट होते हैं, ऐसे बोल सकते हो, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। एट अ टाइम सो मेनी फूड चेन्स आर बीइंग ऑपरेटेड टुगेदर। ठीक है, तो इस तरीके से नेटवर्क ऑफ फूड चेन ये बना लेते हैं, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। तो ये रियलिस्टिक ये है। ठीक है, so after food chain is done, now we'll understand the trophic levels. Trophic levels क्या है बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा। देखो, कोई भी फूड चेन में हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ? हर्बीवोर। ठीक है, फिर इसको कौन खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कौन हुए? अब यहां ऑनवर्ड्स ये सब कार्निवोर्स हैं, तो अब इसमें यूं बोल सकते हो प्राइमरी कार्निवोर है। फिर सेकेंडरी के बाद टर्शरी कंज्यूमर। अगर ये 5 लेवल ऑफ फूड चेन 1 2 3 4 और 5 में आ गया टॉप कार्निवोर बोलो, या फिर क्वाटरनरी, कुछ भी बोल सकते हो। तो जब हम इस चीज़ को एक काइंड ऑफ इस फॉर्म में, पिरामिड के फॉर्म में शो करते हैं, देन वी आर शोइंग द ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, द फूड चेन, एवरी स्टेप ऑफ अ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस, क्योंकि एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर गोज ऑन टू द प्राइमरी कंज्यूमर, देन टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी, देन टॉप कार्निवोर। ठीक है, तो ऐसे करके एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। फाइन, नाउ इसमें आप यही देखो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर का है, वो मैं समझा चुकी हूँ आपको। बस रिप्रेजेंटेशन आपको ये पिरामिड के फॉर्म में करनी होती है, तो ये याद रखना है। ठीक है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर मैंने बता दिया, थर्ड हो गया सेकेंडरी, देन टर्शरी। एंड इस दौरान हमेशा देखो पिरामिड जो है वो यूं जा रही है, यानी क्यों ऐसा सिकुड़ क्यों रहा है, ये नीचे बहुत ज़्यादा है, फिर ये सिकुड़ क्यों रहा है? बिकॉज एनर्जी जो है वो हर लेवल पे कम होती जाती है, इसीलिए ये सिकुड़ता रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र मान लो आगे है, शायद मैं आपको समझाती हूँ, या 10% लॉ। यहाँ से हम दोनों चीज़ें समझ लेंगे। अब देखो ये कितना अच्छा पिरामिड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, जो भी है ना। अच्छा, अब ये देखो, ये इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है प्रोड्यूसर की। ठीक है, वो मैं बाद में बताती हूँ। चलो, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर ये कह रहा है ना 10% लॉ, तो ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स एंड स्टोर इट एज एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स के पास में सन का 1000 जूल है, so 1% ऑफ सन्स एनर्जी जब यूज करें, तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं इसके पास 1000 जूल है, तो अब इसका यहाँ पे 10% आगे जाएगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर विल हैव ओनली 10% ऑफ दिस एनर्जी, यानी 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? तो 10/100 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100। तो इस कंज्यूमर के पास 10% का मतलब 100 जूल यहाँ गया, इसके पास 10 जूल हो गया, और इसके पास में 1 जूल हो गया। इसके पास में एनर्जी, इसके पास बाद में बचता कहाँ है?
तो एनर्जी कम होता चला जाता है क्योंकि 10% ही प्रोड्यूसर, याद रखना प्रोड्यूसर यूजेज ओनली 1%, आगे जो है वो उसका 10% जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने 1% एनर्जी यूज़ किया तो 1% कितना, तो मान के चलते हैं कि 1000 जूल प्रोड्यूसर के पास है, तो उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर को जाएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को 10, फिर टर्शरी को 10 जाएगा। ऐसे करके एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और रेस्ट 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट एंड ओनली 10% इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 90% तो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, सिर्फ 10% ही अवेलेबल रहता है फॉर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी एट एवरी ट्रॉफिक लेवल बाय, तो हर लेवल पे आप देखो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी को 10% लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए पिरामिड यूं ऐसे हो जाता है बिकॉज डिक्रीज हो रहा है एवरी टाइम। फाइन बच्चों, तो ये है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। कैसा पिरामिड बना आपका, पिरामिड यहाँ लग सकते हो आप, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये अपराइट होता है, क्यों, क्योंकि कम होता चला जा रहा है। ठीक है, सो इसी में मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ समझा देती हूँ। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बट एट टाइम्स दो और पिरामिड आते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। ये दो ऐसे पिरामिड है जो कैसा भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, इसके जैसे ये अपराइट पिरामिड हुआ, लेकिन इन्वर्टेड भी हो सकता है यूं, इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन, पॉन्ड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनका नंबर मान लो कम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कम वाले की ये जो ट्रॉफिक लेवल है ये थोड़ा छोटा होगा ना, तो ये हो गया फाइटो प्लैंक्टन्स, तो कम है तो फाइटो प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन का नंबर ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसको खाने वाले जो स्मॉल फिशेस हो गए वो ज़्यादा है नंबर, तो ऐसे करके पिरामिड नंबर ऐसे हो सकता है, मतलब पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। बायोमास के साथ भी यही केस है कि ये दोनों पिरामिड जो हैं वो डिपेंड करता है ना किसका कितना नंबर है, तो नंबर के हिसाब से अब कम है तो नीचे कम का वो बनेगा, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, तो ये इन्वर्टेड पिरामिड आ गया। सो इनके केस में इट कैन बी बोथ अपराइट और इन्वर्टेड। ठीक है, दोनों अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपराइट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल यानी कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएगा, वापस नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो एक बार एनर्जी जो ऊपर गई वो गई, वापस लौट के नहीं आएगा। ये दो पॉइंट्स आप पिरामिड ऑफ एनर्जी का ध्यान रखना या ट्रॉफिक लेवल का ध्यान रखना। ये आपके कोर्स में वैसे इतना है भी नहीं, तो इस पार्ट को ज़्यादा सोचने से मतलब नहीं है, बट हाँ नॉलेज के लिए बता दिया, बट ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, कि देखो आजकल ये वाला जो पोर्शन है प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर, उन पे क्या है, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, बहुत केमिकल स्प्रे होते हैं। अच्छा, अब केमिकल्स क्या हैं, दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये लाइन ध्यान रखना, ये केमिकल्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इन प्रोड्यूसर्स पे जब केमिकल स्प्रे किया तो ये केमिकल इस प्लांट में एज इट इज़ है, क्योंकि डिग्रेड नहीं हो सकता है, तो वॉट एवर केमिकल्स आर बीइंग स्प्रेड हियर वो एज इट इज़ है इन पे। अब इनको किसने खाया, हर्बीवोर ने खाया, तो यही केमिकल एज इट इज़ हर्बीवोर में चला गया।
ठीक है, अब इन हर्बीवोर को किसने खाया? कोई भी जो भी खा रहा है हर्बीवोर को, वो केमिकल फिर एज इट इज उस सेकेंडरी कंज्यूमर में चला गया। समझ रहे हो? तो देखो जो एनर्जी है, एनर्जी तो 10% लॉ फॉलो कर रहा है, बट केमिकल ऐसा कोई 10% लॉ फॉलो नहीं करता है। केमिकल जितना पहले था उससे ज़्यादा एक्यूमुलेट होता चला जाता है, बढ़ता है रादर। क्यों? क्योंकि वो एज इट इज़, आप यहाँ देखो इतना 0.00 पार्ट्स पर मिलियन है, लेकिन ये 0.04, 0.5 और ये 2 पार्ट्स पर मिलियन और ये 15 तक पहुँच गया टॉप पे। तो ये बढ़ता है हर ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि इसको कितनों ने खाया, तो इस ट्रॉफिक लेवल पे जाके एक्यूमुलेट हो गए सारे केमिकल। फिर इस ट्रॉफिक लेवल को जिसने भी खाया तो वो सारा फिर टॉप ट्रॉफिक लेवल पे जाके एक्यूमुलेट हो गया। इसीलिए ये जो टर्म पढ़ रहे हो ना आप, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन। ये क्या है कि हार्मफुल केमिकल जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड होते हैं, जो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला जाता है, वो प्लांट में जब है तो वो फूड चेन में एंटर हो गया। प्लांट को जब खाया तो वो केमिकल एज इट इज अगले ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट हो गया। फिर वहाँ से करके जो टॉप ट्रॉफिक लेवल होता है ना, वहाँ जाके वो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आगे वो कहाँ जाए। समझ रहे हो? तो इस प्रोसेस को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। और वैसे भी सिंस ह्यूमंस कहाँ आएंगे बच्चों, हमें तो कोई और खाता नहीं है, तो वी ऑलवेज, किसी भी फूड चेन में हम हमेशा टॉप ट्रॉफिक लेवल पे रहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन आवर बॉडीज। समझ रहे हो? तो इस प्रोसेस को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। सो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक प्रोसेस है, तो कम से कम ऑर्गेनिक फार्मिंग इसीलिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान अपने को होता है। ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको अच्छे से प्लीज़, डेफिनेशन तो अच्छे से याद कर ही लेना आप लोग। फाइन, नाउ कमिंग टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि ओजोन डिप्लीशन देख लो। ओजोन क्या है? O3 होता है। O3 कैसे होता है? यूवी रेडिएशन से। देखो ओजोन ये एसोसिएशन रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी डिसोसिएशन हो रहा है, हियर इज द डिसोसिएशन ऑफ O3 एंड यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है। तो यूवी रेडिएशन की वजह से ये एसोसिएशन डिसोसिएशन चलता रहता है ओजोन में, तो वो वहाँ बिजी होता है। ऐसा वो छलनी नहीं होता कि यूवी रेज को फिल्टर कर रहा है। फिल्टर एज इन यूवी रेज आर केप्ट बिजी डूइंग दिस, तो ऊपर ही रह जाते हैं। ओजोन का काम है यूवी रेज को फिल्टर करना। तो अपने अर्थ के ठीक ऊपर एक ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर है। वैसे ओजोन हार्मफुल है, बट ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में द एटमॉस्फेरिक के जो ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर के जो 4 लेयर्स हैं ना एटमॉस्फेयर के, उसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर है जो कुछ 26 से 50 किलोमीटर की रेंज में आता है, उस लेयर पे ओजोन की लेयर होती है। ठीक है, और उसका काम है यूवी रेज को अर्थ तक नहीं पहुंचने देना। तो वहाँ पर फिल्टर कर, इसीलिए बोला जाता है कि ओजोन फिल्टर्स द हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो स्किन कैंसर वगैरह कॉज कर सकते हैं। तो वहाँ पर इट कीप्स डूइंग दिस एसोसिएशन डिसोसिएशन रिएक्शन, और इसमें ये क्या करता है, यही बिजी रहता है। तो ओजोन कंटेन दीज ऑक्सीजन एटम एंड हायर एटमॉस्फेयर पे यूवी रेडिएशन स्प्लिट्स दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम विच कंबाइन विथ ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म ओजोन। अब ये वैसे तो हाईली पॉइजनस है, लेकिन ठीक है, वो वहाँ हो रहा है तो अपने लिए तो फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि हायर लेयर पे है और यूवी लाइट को आने से रोकता है, तो इट्स एक्चुअली स्किन कैंसर वगैरह से हमें बचाता है। अब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने कैसे इसको परेशान किया है, तो ह्यूमंस दे यूज़ कूलेंट्स अ लॉट, रेफ्रिजरेटर, AC बहुत सारा यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, तो रेफ्रिजरेटर कूलेंट्स, उसमें क्या होता है कि उन कूलेंट से निकलते हैं CFCs एज इन क्लोरो फ्लूरो कार्बन्स निकलते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लूरो कार्बन्स, इनको कहा जाता है CFCs। तो ये रिलीज होकर जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं ना, तो इसमें होता है ये क्लोरीन।
तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये जो डिसोसिएशन हुआ है, इनके साथ में, या ये जो ऑक्सीजन है इन सब के साथ में ये क्लोरीन बाइंड कर जाता है और क्लोरीन के ऑक्साइड्स बना देता है। तो फिर ओजोन कैसे बनेगा जब आपने वो ऑक्सीजन ही ले लिया? ये प्रॉब्लम आती है। तो ये कूलेंट के ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, ये ऐसे दिक्कत देते हैं। तो ये वहाँ जाते हैं एटमॉस्फेयर में उड़ के और वहाँ इस ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कर जाते हैं। तो O3 बनेगा कैसे? फिर O3 बनेगा नहीं तो बाकी ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है ये कैसे चलेगा? यूवी रेज तो फिर पेनिट्रेट करके अर्थ पे आएंगे तो अपने को स्किन कैंसर एंड ऑल दैट स्टफ प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसे हम ओजोन को भी नहीं छोड़ा हमने, मतलब सोचो जो ऊपर इतनी ऊंचाई पे है उस तक को नहीं छोड़ा, अर्थ को तो परेशान कर ही रहे हैं। ऐसे वी आर डैमेजिंग द ओजोन लेयर ऑल्सो। सो दिस इज हाउ द ओजोन इज गेटिंग डिप्लीटेड एवरी ईयर। और ये ओजोन होल का पूरा देखो, एंटार्क्टिका पे ये आया है इतना बड़ा, ठीक है, ओजोन होल। मतलब 1980s में छोटा सा था, अब सोचो 30-40 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे तो कितना बड़ा हो गया होगा। तो इट इज़ इंक्रीजिंग। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स खूब हुए हैं जिससे इसको बचाया जा सके। ये देखो स्ट्रेटोस्फेयर पे ये ओजोन लेयर यहाँ पर है, मैंने कहा था ना 20 से 50 किलोमीटर की रेंज। तो यहाँ पे ओजोन लेयर है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को देखो आने नहीं देता है। ये लेयर क्या करता है, इसको यहीं रोक देता है। तो सन की अच्छी वाली रेज अर्थ पे आती है, बट हमने यहाँ इतना बड़ा ओजोन होल क्रिएट किया है तो सोचो ये अर्थ तक पहुँच रहा है, विच इज़ नॉट गुड। फाइन। तो अल्टीमेटली कहना ये चाह रहे हैं कि वन शुड अवॉइड यूजिंग अ लॉट ऑफ, मैं भी कभी कभार सोचती हूँ एसी वेसी बंद कर देते हैं, रहने देते हैं, यार पोल्यूशन होता है, फिर लगता है मेरे अकेले के करने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। सब लोग ऐसे ही सोचते होंगे, राइट? सो दैट वाज ओजोन लेयर, इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखना। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मैनेज द गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस। लॉट ऑफ सॉलिड गार्बेजेस प्रोड्यूस होते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो एक तो सेग्रीगेट करो द ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट को, है ना। उसके अलावा ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेपरेट करो, स्पेशली जो बायोडिग्रेडेबल है उसको और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को सेग्रीगेट करा जाए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिकॉज गार्बेज से क्या होता है, पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल सब होता है। सो प्रॉपर डिस्पोजल इनका होए तो ऑब्वियसली ठीक रहेगा। तरीके कुछ हमने यहाँ दे रखे हैं, देखो लैंडफिल्स होते हैं ना, ऐसे एक मतलब अवे फ्रॉम द सिटी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वो डंप कर दिया जाए, फिर बाद में उसको क्लीनिंग करा जाए। रिसाइकलिंग करें, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो अगर रिसाइकल हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक वगैरह भी रिसाइकल हो जाते हैं, तो रिसाइकलेबल मटेरियल जितना हो सके रिसाइकल करें। और बायोगैस और मैन्योर बना सके। बहुत इंदौर में देखो दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर यूजिंग दीज गार्बेजेस। ऐसे मतलब खाली गार्बेज से भी मतलब दे डू अ लॉट ऑफ इनकम। कॉम्पोस्ट बना ले, मतलब पिट क्रिएट करके, और उसमें जितनी भी बायोडिग्रेडेबल जो वेजिटेबल पील्स हैं, वेजिटेबल वेस्ट हैं, प्लांट है, वो सब उसमें डाल के पिट को बंद कर दो तो सड़ते रहते हैं, और कॉम्पोस्ट तो अच्छा मैन्योर के तौर पे वो काम करता है। इंसिनरेशन है, इस तरह का मशीन होता है बच्चों जिसमें गार्बेज ऐसे डाल देते हैं ना, तो इतनी हाई टेम्परेचर होता है ना, वो तुरंत जल के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और इतना कोई धुआं भी नहीं निकलता है, बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे इमीडिएट जल जाते हैं। दैट इज़ इंसिनरेशन। एंड देन देयर इज सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी सीवेज, ये तो था सॉलिड वेस्ट के लिए, और जो सीवेज प्रोड्यूस होता है उसको प्रॉपर ट्रीट करें। यहाँ पे देखो सीवेज क्या होता है, जो हाउस होल्ड के जो गंदा पानी होता है, ठीक है, द बाथरूम एंड किचन वेस्ट जो होते हैं, जो वाटर होते हैं, उनको डायरेक्टली वाटर बॉडी में रिलीज़ करेंगे तो वाटर बॉडी गंदी होएगी। सो इट्स बेटर कि उनको पहले थोड़ा क्लीन कर दें, फिर क्लीन करके वाटर बॉडी में रिलीज़ करें। ओके, तो इट विल कॉज लेस ऑफ पोल्यूशन। तो देखो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर ये कैसे हो रहा है। लैंडफिल्स का ये है तरीका। कॉम्पोस्ट ये रहा, गड्ढा खोदो और उसमें डाल दो।
रिसाइकलिंग, जो भी रिसाइकलेबल मटेरियल है उसको कलेक्ट करें और रिसाइकल करें तो कम से कम गार्बेज प्रोड्यूस होगा। बायोगैस हम सब जानते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब मिथेनोजेन बोलते हैं, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो काफ़ी सारे हम बायोगैस प्रोड्यूस करके, और एक चैनल जानते हो ना आप, एक ऐसा ये डाइजेस्टर होता है, इसमें सारा काउडंग वगैरह डाल दिया और बैक्टीरिया होते ही हैं, मिथेनोजेन करके बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन बनाते हैं। वो बैक्टीरिया उसमें होते हैं, उसको डिकम्पोज होने छोड़ दो तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, जिसका एक आउटलेट बना होता है। गैस कलेक्ट होता है पहले तो, और उस आउटलेट से फिर वो गैस जो है वो फ्यूल के लिए आगे सप्लाई हो जाता है। और वो काउडंग जो बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, अंत में एंड में उसको भी एज मैन्योर यूज़ कर लिया जाता है। तो इट्स गुड टू यूज़ सच वेस्ट, ठीक है। एंड दिस इज़ द वे ऑफ मेंटेनिंग अ कंपोस्ट, तो आप जानते भी होंगे, राइट। दिस इज़ इंसिनरेटर, मैंने कहा ना, इसमें ऐसे डालते हैं और इतनी तेज़ टेम्परेचर होती है कि यूँ राख बन जाते हैं, तो फटाफट वो हो जाते हैं। एंड दिस इज सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में ये है कि जो भी सीवेज आते हैं वो पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डाला तो सॉलिड वेस्ट सारे निकल गए, जितनी भी ये बॉटल है, लकड़ी है, वेजिटेबल के टुकड़े, पत्ते, ये सब हैं, ये छन जाते हैं। फिर उसके बाद में उसको सेडिमेंटेशन करवा के फाइनली अब जो पानी है उसको भेजते हैं एरेशन टैंक में, ठीक है। फिर एरेशन टैंक में माइक्रोब्स जो हैं वो उसको और क्लीनिंग करते हैं, और फिर फाइनली क्लीनिंग करने के बाद अब जो पानी बचता है वो तो काफ़ी हद तक साफ़ होता है, फिर उसको वो रिलीज़ करते हैं। तो पूरा प्रोसेस है, ये आपकी बुक में है भी नहीं बच्चों, जनरल नॉलेज के लिए मैं बस बता रही हूँ, इतना लंबा चौड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप सीवेज ट्रीटमेंट जस्ट लिख देना, हाउ टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन एंड ऑल, ऐसा कुछ पॉइंट होता है तब आप ये मेंशन कर सकते हो। बाकी इसका डिटेल्ड प्रोसेस फ़िलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। ये तो ये है कि गार्बेज कैसे मैनेज करेंगे, उसमें ये एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि सीवेज ट्रीटमेंट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन फॉर मैनेजिंग द गार्बेज, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना नीडेड है आपको, ये पूरा डिटेल्ड प्रोसेस इज़ राइट नाउ नॉट नीडेड, और एग्ज़ाम सर पे है तो अभी इसकी डिटेल में इतना जाके वो करने से मतलब नहीं है। जस्ट नो कि हाँ ये एक प्रोसेस होता है जिससे गार्बेज को मैनेज किया जा सकता है, दिस विल डू, ठीक है बच्चों। तो अब आप आराम से अच्छे से इसको डिटेल में आप पढ़िए इस चैप्टर को, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ उठाए हैं उन पॉइंट्स को हमेशा लर्न करना। इस चैप्टर का मेन जो की पॉइंट है, मेन जिन चीज़ों पे ध्यान जाना चाहिए वह है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ, एनर्जी फ्लो जो है ट्रॉफिक लेवल वाला, वो पार्ट जो है वो तो एकदम हार्डकोर है। इवन जो ओजोन लेयर वाला है कि हाउ द ओजोन लेयर कैन बी मिनिमाइज, द डिप्लीशन कैन बी मिनिमाइज्ड एंड रीज़न क्या है, ये चीज़ें पढ़ लोगे ना, यू विल बी ऑल सॉर्टेड, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ द चैप्टर, क्वाइट ईजी है, आपके लिए थोड़ा रिलैक्सिंग होता है बच्चों के लिए कि ऐसा कोई चैप्टर होता है तो आराम से थोड़ा सा होता है ना कि हाँ चलिए ये तो हो जाएगा वाला, एक मेंटल पीस देता है। तो बस कर लो आराम से, सब हो जाएगा, हम हैं ही आपकी हेल्प के लिए हमेशा। तो बस कीप डूइंग गुड एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।